एकमात्र ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर इंसान पहुंच पाए हैं। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे और उनके साथी थे बज़ ऑल्ड्रिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन दोनों ने लगभग 2.5 घंटे के आसपास समय बिताया था पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा पर। इस मिशन को अंजाम देने में कई सालों का समय लग गया और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहना गया स्पेस सूट और अन्य इक्विपमेंट का वजन करीब 80 किलोग्राम के आसपास था। लेकिन क्या होगा अगर वही एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस सूट के बिना क्या चंद्रमा पे 30 सेकंड्स के लिए भी जिंदा रह पाएंगे? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप चांद पे खड़े हैं, चंद्रमा की धूल भरी मिट्टी आपके पैरों के नीचे है और सर के ऊपर एक काला आसमान जिस पे घना अंधेरा छाया हुआ है और सितारे जगमगा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपके पास इन दृश्यों को उपभोग करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए हवा मौजूद नहीं है। इसका कारण है कि चांद पर मूल रूप से कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगर पृथ्वी की एटमॉस्फेयर की तुलना चंद्रमा के एटमॉस्फेयर से करें तो ये 10 ट्रिलियन गुना ज्यादा घना है। चंद्रमा पे मौजूद गैस कंटेंट एक वैक्यूम की तरह काम करती है। वास्तव में चंद्रमा की एटमॉस्फेयर की तुलना धरती के एटमॉस्फेयर के सबसे बाहरी लेयर से की जा सकती है, जहाँ पे ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थित है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद एक खुशखबरी ये है कि आप तुरंत ही अपनी जान नहीं गंवाएंगे। हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी 15 सेकंड के बाद आपको महसूस होगी और 15 सेकंड तक आपके बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन आपके ब्रेन फंक्शंस को चालू रखेगा, जिससे कि आप 15 सेकंड्स तक आसानी से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इन 15 सेकंड्स के बाद ही आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि चंद्रमा पर ऑक्सीजन है ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हवा का दबाव ना के बराबर है। वहीं धरती पर हवा स्तंभ के आकार में हमारे शरीर पे दबाव बनाए रखती है, जो करीब 15 से 20 टन के आसपास होता है। सबसे पहले तो एयर पिलर चारों ओर से हमारे शरीर पर दबाव बनाए रखते हैं और इसके साथ हमारे शरीर के अंदर भी हवा मौजूद होती है और ये अंदरूनी दबाव बाहरी एटमॉस्फेयर के दबाव के बराबर होता है। परंतु चंद्रमा की सतह पर हवा का दबाव कम होने के कारण हमारे शरीर में मौजूद नाइट्रोजन हमारे खून में घुलना शुरू हो जाएंगे। हमारे टिश्यूज बबल्स की तरह हमारे खून में रिलीज होने लगेंगे और कारण स्वरूप हमारा शरीर बलून की तरह फूलने लगेगा। लेकिन ये बलून की तरह फटेगा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर का जो लचीलापन यानी इलास्टिसिटी है, ये हमारे शरीर को फटने से बचाएगा। लेकिन ऐसे में आप अपनी सांसें रोकने की गलती कभी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका लंग्स फट सकता है, जिससे कि आपकी मौत तुरंत हो जाएगी। इस सिचुएशन में एक बेटर आइडिया ये है कि आप सांस छोड़ें। ऐसे कंडीशंस में पानी टेम्परेचर की परवाह किए बिना ही बॉयल होने लगता है। आपका स्किन, आपकी आंखें भाप बनकर उड़ने लगेंगी। आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपके मुंह के अंदर जो थूक मौजूद है वो कैसे बॉयल होने लगा है। लेकिन बावजूद इसके आपका खून लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि हमारी नसों की दीवारें खून को भाप बनने से रोके रखेंगी। और ऐसा इसलिए होगा कि चंद्रमा का जो तापमान है वो हमारे लिए जरा भी कंफर्टेबल नहीं है। दिन के वक्त चंद्रमा की सतह का तापमान 260 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है और दूसरी तरफ रात में ये तापमान गिरकर -279 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास पहुंच जाता है। और तो और चंद्रमा के दिन तुलनात्मक रूप से धरती के 29 दिन के बराबर होते हैं, यानी 14.5 दिन सूरज की रोशनी होती है और उतने ही दिन अंधेरा छाया रहता है। इसीलिए अपोलो 11 मिशन की तरह ही चंद्रमा पर लैंड करने का सबसे सटीक समय है भोर का समय। उस वक्त चंद्रमा की जमीन ना तो बहुत ही ठंड होती है और ना ही बहुत गर्म। लेकिन अगर हम रात के समय भी चांद पर रहें तो हम तुरंत ही ठंड से नहीं जमेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हीट ट्रांसफर की 3 प्रक्रियाएं होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और स्पेस में हीट सिर्फ रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसफर होता है, जिसे थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। इसी कारण हमारा शरीर इतनी ठंड में भी बहुत ही धीमे गति से हीट रिलीज करेगा। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम सिर्फ स्पेस में ही नहीं हैं, हम चंद्रमा की सतह पर खड़े हैं। और इसका मतलब ये कि यहाँ थर्मल रेडिएशन के साथ एक और तरह का हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कंडक्शन। और जहाँ तक ताप संचालन की बात आती है तो चंद्रमा का सतह उतनी अच्छी तरह से ताप का संचार नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें पूरी तरह से जमने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 30 सेकंड्स तो बिल्कुल भी नहीं। यही अगर हम दोपहर के वक्त चंद्रमा की सतह पर मौजूद हो तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही हमारा शरीर सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से झुलस जाएगा।
धरती पर ओजोन लेयर सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचाता है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज और भी कई सारे। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कोई भी कवच मौजूद नहीं है जिससे कि हम सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बच सके। और इसका परिणाम ये होगा कि चंद्रमा की असहनीय गर्म सतह पर हमारा टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, धरती के इस प्राकृतिक उपग्रह का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही कमजोर है। इसका मतलब ये कि हम सोलर और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस का भी शिकार होंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रमा के सतह पर रेडिएशन की मात्रा पूरे साल में लगभग 100 से 380 मिलीसीवर्ट के आसपास होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 मिलीसीवर्ट का मतलब 3 चेस्ट एक्सरेज के बराबर रेडिएशन को दर्शाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप 1 साल के लिए चंद्रमा की सतह पर रहें तो आपको 300 से 1140 एक्सरेज के रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते भविष्य में हमें तरह तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना होगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये 29 सेकंड्स में नहीं होगा। अगली जो समस्या जिसका हमें सामना करना पड़ेगा वो है चंद्रमा की सतह पे मौजूद धूल, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, जिस पे नील आर्मस्ट्रांग के जूतों के निशान आज भी मौजूद हैं। और अगर सच कहें तो हमें आवश्यक तौर पर स्पेस सूट की जरूरत है, क्योंकि बिना इसके हमारी जान को बहुत खतरा है। आपने चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े खड्डे देखे ही होंगे, और ऐसी संरचना का कारण है आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड। वैसे चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंडों का लगातार गिरना 3.7 बिलियन साल पहले ही रुक चुका है, लेकिन आज भी ये उल्कापिंड चांद की सतह पर गिरते रहते हैं। कभी कभी ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कभी तो इनका आकार अविश्वसनीय रूप से बड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप साल 2014 में स्पेनिश एस्ट्रोनॉमर की एक टीम ने चंद्रमा की सतह पर एक उल्कापिंड की टक्कर को दर्ज किया था, जिसका वजन लगभग 400 किलोग्राम से भी ज्यादा था। और अगर हम गलती से भी उस जगह पर मौजूद रहें जहां पर ये उल्कापिंड टकराते हैं तो हमारा 30 सेकंड काफी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। इसी के कारण चंद्रमा की मिट्टी धूल के छोटे छोटे कण से बनी है। इनका आकार लगभग 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है, जो काफी छोटे होते हैं, जो आसानी से हमारे सांसों से हमारे फेफड़ों में घुसकर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज की ओर से आने वाली हवाओं से ये धूल के कण उड़ते रहते हैं और जो हमारे शरीर में घुसकर हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी यानी रेगोलिथ सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि इनके चलते हमारी आंखों में जलन और साइनसाइटिस जैसे बीमारियों को भी हमें झेलना पड़ेगा। और इन सब से बचते हुए आपके 30 सेकंड्स खत्म होने के बाद भी एक खुशखबरी ये होगी कि आप तब भी जिंदा होंगे। लेकिन ये 30 सेकंड्स आपकी जिंदगी के सबसे खराब 30 सेकंड साबित होंगे। लेकिन क्या होगा अगर 30 सेकंड से ज्यादा चांद की सतह पर रहें तो, और वो भी बिना स्पेस सूट के? सबसे पहले तो हवा की कमी से आप मारे जाएंगे, और दूसरा खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आपकी मृत्यु अनिवार्य हो जाएगी। लेकिन अगर आप किस्मत से 90 सेकंड से ज्यादा चांद की सतह पर बच सके और जीवित अवस्था में वापस आ सके तो आपके जिंदा बचने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप चांद की जमीन पर लंबी सैर करना चाहते हो, जैसे कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने किया था, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। नासा ने एक नया एडवांस स्पेस सूट बनाया है, जिसकी मदद से वे फिर से चांद पर इंसानों को भेजना चाहते हैं, जिसका वजन 91 किलोग्राम के आसपास है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी धरती के मुकाबले 6 गुना तक कम है। इसीलिए डेवलपर्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स बड़े आराम से चल फिर पाएंगे और उन्हें अपने पूर्वज एस्ट्रोनॉट्स की तरह कंगारों के जैसे उछल उछल कर यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ ये ही नहीं, ये नया स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स को मून डस्ट से और खतरनाक रेडिएशन से भी बचाएगा, और इसे पहनकर एस्ट्रोनॉट्स 8 घंटों तक आसानी से इधर उधर घूम पाएंगे, जो काफी कमाल की बात है। अमेरिकन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस एडवांस स्पेस सूट का इस्तेमाल 2024 के आने वाले मून मिशन में किया जाएगा और साल 2028 तक चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला इंसानी बस्ती बसाने में वो कामयाब होंगे। नासा की नई लूनर प्रोग्राम का नाम रखा गया है द आर्टेमिस प्रोग्राम। अब देखना यह है कि आने वाले भविष्य में वे इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी।